नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो बुक लेकर आई हूँ, कुमाऊँ का इतिहास इसका नाम है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड को कुमाऊँ और गढ़वाल दो हिस्सों में बांटा गया है। कुमाऊँ के हिस्से में उत्तराखंड के 6 जिले आते हैं, जिनमें मुख्य जिला नैनीताल है। इस तरह से नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर को लेकर ये बुक लिखी गई है। बद्रीदत्त पांडे जी के नाम से आप लोग जरूर परिचित होंगे। ये एक काफ़ी अच्छे लेखक, इतिहासविद, जिन्हें उत्तराखंड के बारे में रिसर्च करने का, पुराने समय से लेकर अभी तक क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन हुए, ये सारी चीज़ें जानने का और प्रामाणिक सामग्री ढूंढने का बहुत बड़ा शौक है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में आज ये बुक है जो काफ़ी प्रामाणिक है। कई सारी रिसर्च पर, मेहनत पर, कई सारी पुरानी बुक्स पर, लेखों पर आधारित है। 500 रुपीज़ की ये बुक मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। ये आप देख सकते हैं, अच्छी खासी 710 इसमें पेजेस हैं। हम लोग जनरली देखते हैं कि लोग उत्तराखंड के बारे में कब पढ़ते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि जनरली हमारे यंगस्टर्स या कॉलेज के स्टूडेंट्स उत्तराखंड के बारे में पढ़ना तब शुरू करते हैं जब वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम कहीं के बारे में पढ़ते हैं तो हम केवल फैक्ट्स और पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर ही केंद्रित हो जाते हैं। जबकि अगर हम दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, किसी जगह के बारे में जानने के लिए पढ़ेंगे, तो हमें जितना ज्ञान मिलेगा उससे हम एग्ज़ाम्स तो निकालेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, हमारी बहुत अच्छी हॉबी डेवलप होगी और हमें जितना विस्तृत हम उस बारे में जान पाएंगे उतना केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से देखकर हम लोग नहीं जान सकते। उत्तराखंड के बारे में हमने जनरली देखा है कि बच्चे परीक्षा वाणी बुक को पढ़ते हैं। छोटी सी बुक है, काफ़ी अच्छी है, उसमें सारे मेन फैक्ट्स दिए गए हैं, जनरल नॉलेज के फैक्ट्स जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद आप लोग इस बुक को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जितने विस्तृत रूप से उत्तराखंड के बारे में, कुमाऊँ के बारे में बताया गया है, वो शायद ही आपको कहीं और पढ़ने जानने को मिले। कुमाऊँ का इतिहास, हम लोग जानते हैं कि कुमाऊँ की अपनी एक काफ़ी समृद्धशाली परंपरा रही है। उसके बारे में लेखक बद्रीनाथ पांडे जी ने लिखा है। श्यामा प्रकाशन की ये बुक है। ये आप लोग बद्रीदत्त पांडे जी का यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। इससे पहले हिंदी में कोई ऐसी बुक नहीं आई थी जिसमें कुमाऊँ का इतिहास इतनी डिटेल में हमें बताया गया। राजनीतिक क्षेत्र में भी लेखक ने बहुत काम किया है, इसलिए अंग्रेजों के बारे में, गोरखों के बारे में, कुमाऊँ के विभिन्न राजाओं के बारे में, विभिन्न जातियों जनजातियों के बारे में लेखक ने काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। अंग्रेजी अखबारों से, गजेटियर्स से और बहुत सारी किताबों से लेखक ने इसमें सामग्री ली है। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे हिमालय यात्रा, औरंगजेब, कुमाऊँ के रस्म रिवाज। इस तरह से लेखक ने पूरी बुक्स की लिस्ट दी है, जहाँ से प्रामाणिक सामग्री लेखक को इस बुक के लिए उपलब्ध हो पाई है। हिंदी और संस्कृत में लेखक ने सारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, इन सभी चीज़ों से कुमाऊँ की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। साथ ही नेपाल की हिस्ट्री भी लेखक ने पढ़ी है। नेपाल का इतिहास नेपालियों द्वारा लिखा हुआ ही है, उससे भी लेखक ने सामग्री ली है। इसमें लेखक ने कुल 7 भागों में इस बुक को बांटा है। इसे ग्रंथ कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी मोटी और डिटेल ये बुक है। पहले भाग में कुमाऊँ का भौगोलिक और ऐतिहासिक वर्णन किया है, जिसमें हमारे हिमालय पर्वत, निकलने वाली नदियाँ, कुमाऊँ के भी 2 हिस्से जिन्हें हम तराई और भाबर के नाम से जानते हैं, इन सभी के बारे में लेखक ने बताया है। हर जिले के बारे में लेखक ने अच्छे से विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या, रहन सहन, एक एक जिले के हिसाब से लेखक हमें बताते हैं। जल, वर्षा, मौसम, तापमान, बीमारियां, लोगों का रोजगार, किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह की फ्लोरा फौना है, जलचर, उभयचर, काली कुमाऊँ किसे कहा जाता है, और साथ ही लेखक ने हर जगह के चित्र दिए हैं। हर मंदिर के लेखक यहाँ पर बहुत ही मूल और पुराने चित्र उपलब्ध कराते हैं। अंग्रेजों ने भी कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। नैनीताल,
रानीखेत जैसे हिल स्टेशंस अंग्रेजों ने डेवलप किए थे। नैनीताल के उस समय के दृश्य लेखक यहाँ पर दिखाते हैं, हालांकि अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। और कौन कौन अंग्रेज यहाँ पर रहे, उन्होंने यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सोशल व्यवस्था में क्या क्या चेंजेस किए, अंग्रेजों ने क्या क्या यहाँ पे कॉलेज खोले। जैसे कि हम जानते हैं कि नैनीताल के विभिन्न कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में काफ़ी फेमस हैं। प्रसिद्ध नैना देवी के मंदिर के बारे में बताया गया है। इस तरह से हर जिले की विशेषताएं काफ़ी डिटेल में लेखक ने बताई। पैठ या बाजारें, हम जानते हैं हर जिले की हर जगह की पहचान होती है। साप्ताहिक बाजार, इसके अलावा सारे दर्रों के बारे में लेखक बताते हैं, उन दर्रों की इम्पोर्टेंस बताते हैं, कैसे कैसे लोग पुराने समय में पैदल व्यापार करने जाया करते थे। दूसरे खंड में लेखक ने वैदिक और पौराणिक काल की बातें डाली। जैसा कि हम जानते हैं वैदिक पौराणिक काल में भी मानस खंड और केदार खंड के नाम से कुमाऊं गढ़वाल को संबोधित किया गया है। और सभी वेद पुराणों में हिमालय के पास रहने वाले लोगों का जरूर हमें डिटेलिंग में बताया गया है। कश्मीर से किसी भी तरह उत्तराखंड सौंदर्य में कम नहीं है। यही कारण है कि काफ़ी लोग ज्ञान ध्यान करने, तप करने यहाँ पर आए। काफ़ी बड़े बड़े लोग जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी ने भी यहाँ आकर काफ़ी कुछ लिखा। और रामकृष्ण जी के समय की बातें वेद पुराणों के माध्यम से हमें पता चलती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए, सीता मैया अपने वनवास के बाद यहाँ रामनगर के पास सीतावनी में रहीं। इस तरह से हर स्थल की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। तीसरे भाग में लेखक बताते हैं कत्यूरी शासनकाल के बारे में, यानी कि कत्यूरी राजवंश का शासनकाल, कैसे कैसे राजा आए, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी, उन्होंने अपने समय में कुमाऊं में क्या क्या सुधार किए। ये पूरी वंशावली, कत्यूर घाटी हम जानते हैं कि अल्मोड़ा से लेकर बागेश्वर तक जो फैली हुई है, यहाँ पर कत्यूरी राजाओं का केंद्र था। इनके समय में हुई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं, सारे महत्वपूर्ण बनाए गए मंदिर, किले, इन सभी के बारे में लेखक ने बताया। चौथे खंड में चंद शासन के बारे में बताया है, जो कि कत्यूरी राजवंश के बाद चंद राजवंश हमारे कुमाऊं में आया। इन राजाओं के समय में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी चीज़ों में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये लेखक बताते हैं। इसके बाद गोरखा शासनकाल, जिसे हम काफ़ी कठिन शासनकाल भी कहते हैं। गोरखाओं ने काफ़ी अत्याचार भी कुमाऊं ने किए थे और गोरखाओं से आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों ने काफ़ी सहायता की थी। लेकिन उसके बाद वही अंग्रेज़ों का शासनकाल हो गया, फिर अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि ये बात और है कि अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष कुमाऊं में बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि कुमाऊं में जो भी अंग्रेज आए वो भाग्य से बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कुमाऊं में काफ़ी सारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधार किए। छठे भाग में अंग्रेजी शासन के बारे में ही दिया गया कि अंग्रेजों ने यहाँ क्या क्या किया। रेलवे लाइन बिछाई, काठगोदाम स्थापित किया, काफ़ी सारे खूबसूरत भवन बनाए। और अंग्रेजों के शासनकाल में क्या यहाँ पर परिवर्तन हुए, देश में अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी जा रही जंग में कैसे कैसे कुमाऊं के क्रांतिकारियों ने प्रतिभाग किया, उन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। और सातवें और अंतिम भाग के बारे में कुमाऊं की मनुष्य, जातियाँ, धर्म, रस्म रिवाज, मंदिर, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। सारी जातियों के बारे में, कैसे कैसे विभिन्न जातियों में कुमाऊं बटा हुआ है, किस किस जाति का संबंध कहाँ से है, और जनजातियाँ कहाँ कहाँ की रहने वाली हैं, किस जनजाति की क्या विशेषता है, ये सब, और कौन सी जाति का मूल उद्गम स्थान कहाँ है, ये सब लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। हम देखते हैं कि जाति प्रथा यहाँ बहुत ज़्यादा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सब में भी पहला, दूसरा, तीसरा स्तर बटा हुआ है। छोटे ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण जैसे कि कहा जाता है। इन सब के बारे में, प्रचलित अंधविश्वासों के बारे में, छुआछूत के बारे में भी लेखक ने बताया है। शक, किरांती जनजातियाँ, जोहारी लोगों के बारे में, इन सब की बोलियों के बारे में कि कुमाऊनी जो एक प्रचलित बोली है, ये भी हर स्थान पर जाके कैसे अलग अलग हो जाती है। कुमाऊनी बोली के भी क्या क्या टाइप्स हैं, ये सब हम यहाँ पर जानते हैं। पुराने समय से क्या क्या पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय के अलावा क्या क्या लोग व्यवसाय करते हुए आ रहे हैं।
और कुमाऊं में होने वाली परंपराएं, जन्म, मृत्यु, विवाह, श्राद्ध और तरह तरह के त्यौहार क्या क्या यहाँ पर कैसे कैसे मनाए जाते हैं, ये लेखक हमें बताता है। और लेखक ने एक बात बड़ी अच्छी बताई है, एक जो यहाँ पर मेन समाज सुधार की जो ज़रूरत है, लेखक बताते हैं कि कुमाऊं वैसे तो ये पूरे पहाड़ में है, पहाड़ में ही है कि यहाँ की महिलाएं काफ़ी कर्मठ होती हैं, काफ़ी मेहनती होती हैं, जिनकी सुबह से शाम घर और जंगल और पशुओं के बीच ही बीतती है। लेकिन पुरुष विशेषकर उद्यमी नहीं होते। हालांकि अब समय बदल रहा है, अब पुरुष नौकरी करते हैं, सेना में जाते हैं, घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं, लेकिन पिछले समय में पुरुषों को ज़्यादातर यहाँ पर सुस्त देखा गया था, क्योंकि सबके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री होती है। घर की औरतें काफ़ी कर्मठ होती हैं, खेती होती है, जानवर होते हैं, तो पुरुष जनरली दुकानों में बैठकर यहाँ वहाँ की बातें करते हुए अपना समय बिता लेते थे। हालांकि अब स्थिति बदल रही है, उद्योग धंधे यहाँ पे काफ़ी कम हैं, लोग मेनली कृषि पशुपालन पे ही डिपेंड हैं, और यही एक मुख्य वजह यहाँ से पलायन का भी है, क्योंकि लोग अच्छी नौकरी, अच्छे भविष्य की तलाश में बाहर जाते हैं। सेना में यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, कहा भी जाता है कि कुमाऊं में लगभग हर घर में एक सैनिक है। इस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम मेनली मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस तरह से ये बुक आप लोग ज़रूर पढ़िए। अपने राज्य के बारे में पता करने के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग दूसरे राज्य के हैं तो भी भारत के बारे में, भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में पता करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको ऐसी बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में काफ़ी विस्तृत चीज़ें हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बुक आपके काफ़ी काम आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो डिटेल प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनके आंसर आपको इस बुक में मिलेंगे। तो मुझे ये बुक पढ़कर बताइए आप लोगों को कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।